था। जैसे ही वो लड़की सो गई, ओवरगार्ड दोबारा क्रैश साइट की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हेलीकॉप्टर पायलट की लाश अब पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। पहले की तरह इस बार भी ओवरगार्ड ने उसकी लाश को बर्फ में दफना दिया और ऊपर कुछ पत्थर रख दिए ताकि उसे इज्जत के साथ विदाई दे सके। इसके बाद उसने हेलीकॉप्टर की दोबारा तलाशी लेनी शुरू की। इस बार उसे एक मैप, एक लाइटर, एक छोटा गैस सिलेंडर और उसके साथ एक स्टैंड मिला जिससे मिलकर एक पोर्टेबल स्टोव बन जाता था। इसी दौरान उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो देखते ही ओवरगार्ड कुछ पल के लिए रुक गया और उसने उसे संभाल कर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। तलाशी जारी रखते हुए किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। हेलीकॉप्टर के लगेज कंपार्टमेंट में उसे एक स्लेड मिल गई जिसके सहारे वो बचा हुआ सारा सामान आसानी से खींच कर ले जा सकता था। फिर प्लेन पर वापस लौटने के बाद ओवरगार्ड ने वो फोटो घायल क्रू मेंबर के पास रख दी और तब पता चला कि वो एक फैमिली फोटो थी। उस तस्वीर से साफ हो गया कि हेलीकॉप्टर का पायलट और वो क्रू मेंबर पति पत्नी थे और उनका एक छोटा बच्चा भी था। इस दौरान वो घायल लड़की अब भी सो रही थी। ओवरगार्ड ने धीरे से उसके जख्म को दवा से साफ किया ताकि इन्फेक्शन न बढ़े। इसके बाद उसने पोर्टेबल स्टोव जलाकर खुद को थोड़ी गर्माहट दी और हेलीकॉप्टर से मिला हुआ मैप ध्यान से देखना शुरू किया जिसमें उस पूरे इलाके की और भी ज्यादा जानकारी दी गई थी। मैप पर पेन से निशान बनाते हुए अचानक ओवरगार्ड को महसूस हुआ कि हवा फिर से तेज होने लगी थी। ये देखकर वो तुरंत जमी हुई झील की तरफ गया ताकि देख सके कि उसके जाल में कोई मछली फंसी थी या नहीं। जैसे ही उसने रस्सी खींचनी शुरू की, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। इस बार उसके हाथ एक काफी बड़ी मछली लगी थी जो उन दोनों का पेट भरने के लिए काफी थी। इसके बाद ओवरगार्ड ने उस मछली के मांस और इंस्टेंट नूडल्स की मदद से एक सूप तैयार किया। हालांकि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि दोनों एक और दिन जिंदा रह सकें। सूप तैयार होते ही ओवरगार्ड ने घायल लड़की को जगाया और उसे खाना दिया ताकि उसकी ताकत कुछ हद तक ठीक हो सके। लेकिन अपने पति की मौत के बाद उसकी जीने की चाहत ही जैसे खत्म हो चुकी थी। न उसे भूख लग रही थी और न ही उसमें कुछ खाने की ताकत बची थी। फिर भी ओवरगार्ड ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसे बार बार खाना खाने के लिए मनाया और यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद कुछ और दिन बीत गए। हर दिन की तरह ओवरगार्ड डिस्ट्रेस बीकन के जरिए मदद का सिग्नल भेजता रहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब वो सोचने लगा कि आखिर इस लड़की की जान कैसे बचाई जाए। उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। रात भर वो लगातार खांसती रहती थी जिससे साफ था कि उसकी तबीयत और बिगड़ रही थी। फिर अगली सुबह ओवरगार्ड उसकी देखभाल कर रहा था कि तभी अचानक उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये उसकी तरफ से ओवरगार्ड का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका था। ये देखकर ओवरगार्ड के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकालेगा। उसने एक बार फिर मैप खोला और ध्यान से रास्ता देखना शुरू किया। मैप के मुताबिक सबसे नजदीकी गांव तक पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे, लेकिन पहाड़ों के बीच से एक छोटा शॉर्टकट भी था जिससे वो लोग शायद थोड़ी जल्दी वहां पहुंच सकते थे। आखिरकार ओवरगार्ड ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने और भी ज्यादा रस्सियां और हुक्स लगाकर मछलियां पकड़ने की तैयारी की ताकि जितना हो सके उतना खाना जमा कर सके। इसके बाद उसने सारा जरूरी सामान स्लेड पर रख दिया और अब भी सो रही घायल लड़की को भी उसी पर लिटा दिया। उसे सर्दी से बचाने के लिए ओवरगार्ड ने उसे एक स्लीपिंग बैग के अंदर अच्छी तरह लपेट दिया और निकलने से पहले उसने अपने प्लेन पर एक आखिरी मैसेज लिख दिया। उस मैसेज में लिखा था कि दोनों सर्वाइवर्स एक गांव की तलाश में निकल गए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। आखिरकार ओवरगार्ड ने स्लेड से एक रस्सी बांधी, उसे अपने कंधों पर टिकाया और उसे खींचते हुए बर्फ के उस खत्म न होने वाले रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब उसने ध्यान से मैप देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो गलत दिशा में जा रहा था। ये समझते ही ओवरगार्ड तुरंत वापस प्लेन के पास लौटा, अपना लिखा हुआ मैसेज ठीक किया और इस बार उत्तर की तरफ बढ़ गया। अब वो घुटनों तक जमी बर्फ को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद उसने दोबारा मैप देखा। तब उसे पता चला कि मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। फिर भी ओवरगार्ड ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रुककर घायल लड़की को थोड़ा पानी पिलाया और फिर दोबारा सफर शुरू कर दिया। कई और घंटे बीत गए और दोनों सर्वाइवर्स सफर का दूसरा हिस्सा भी पार कर चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। इसलिए ओवरगार्ड ने बर्फ खोदकर एक छोटी सी गुफा बनानी शुरू की ताकि दोनों रात भर ठंड से बच सकें। उसने लड़की को दोबारा कुछ खाना और पानी दिया। इसके बाद दोनों उसी बर्फ की गुफा में सो गए, इस उम्मीद के साथ कि रात भर कोई पोलर बेयर उन तक न पहुंच जाए। अब अगली सुबह एक बार फिर दोनों का सफर शुरू हुआ। ओवरगार्ड ने इस बार और भी गर्म कपड़े पहने और अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया क्योंकि एक और तेज बर्फानी तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। फिर रास्ते में अचानक उसकी नजर बर्फ में दबे एक पुराने सामान पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये किसी और सर्वाइवर का सामान होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। ये वही सामान था जो कुछ दिन पहले आर्कटिक को अकेले पार करने की कोशिश के दौरान उससे छूट गया था। एक बॉक्स के अंदर उसे अपना पुराना ID कार्ड भी मिल गया। उस कार्ड से पता चला कि ओवरगार्ड EA नाम की एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन का हिस्सा था। ये एक ऐसी एसोसिएशन थी जहां लोग अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट बनाते, उन्हें रिस्टोर करते और उड़ाते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट आर्कटिक के खतरनाक मौसम को झेल नहीं पाया और आखिरकार क्रैश हो गया। अब उस हादसे पर पछताने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए ओवरगार्ड ने अपना सामान उठाया और मंजिल तक जल्दी पहुंचने की उम्मीद में दोबारा चल पड़ा। सफर जारी रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा बर्फ से ढका पहाड़ आ गया। हैरानी की बात यह थी कि उस पहाड़ का जिक्र मैप में कहीं भी नहीं था। फिर भी ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने हेलीकॉप्टर से मिला हुआ आइस पिकैक्स निकाला और उसकी मदद से
धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद वो चोटी पर पहुंच गया, जहां उसे दूसरी तरफ जाने के लिए एक सीधा रास्ता मिल गया। सबसे पहले उसने रस्सी की मदद से अपना सारा सामान ऊपर खींच लिया। इसके बाद उसने वही तरीका स्लेड पर लेटी घायल लड़की के साथ भी अपनाने की कोशिश की, लेकिन ये काम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। चाहे वो कितनी भी ताकत लगाता, स्लेड का वजन इतना ज्यादा था कि वो उसे ऊपर खींच ही नहीं पा रहा था। इसी दौरान रस्सी अचानक ओवरगार्ड के हाथों से फिसल गई और स्लेड तेज रफ्तार से नीचे की तरफ फिसलने लगी। एक आखिरी कोशिश में ओवरगार्ड ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई और स्लेड पहाड़ के बिल्कुल नीचे जा पहुंची। अब ओवरगार्ड समझ चुका था कि इस रास्ते से स्लेड को ऊपर खींचना नामुमकिन था, इसलिए मजबूरन उसे ये रास्ता छोड़ना पड़ा और पहाड़ के चारों तरफ से घूमकर एक लंबा रास्ता चुनना पड़ा। इसके बाद ओवरगार्ड ने अपना सफर दोबारा शुरू किया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे आराम करने और कुछ खाने की जरूरत महसूस हुई। तभी रास्ते में उसे चट्टानों के नीचे एक छोटी सी गुफा नजर आई, जिसका मुंह बर्फ से पूरी तरह बंद था। अब अपने सामान की मदद से उसने धीरे धीरे सारी बर्फ हटाई और अंदर जाने का रास्ता साफ कर लिया। गुफा के अंदर पहुंचकर उसने छोटे गैस स्टोव पर बची हुई मछली पकाई। इसके बाद उसने घायल लड़की को भी कुछ खिलाने की कोशिश की, चाहे उसकी हालत कितनी ही खराब क्यों ना हो। धीरे धीरे रात होने लगी। अब दोनों के पास सिर्फ आराम करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन तभी अचानक ओवरगार्ड को बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने सांस रोककर ध्यान से सुनना शुरू किया और अगले ही पल उसके होश उड़ गए।